फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 6 पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग हमारा चैप्टर चल रहा है, तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। और इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ द आरपी बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्निक। तो बेसिकली हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग का वर्गीकरण करेंगे, कुछ डिफरेंट टेक्निक कौन कौन सी यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेसिकली जो डिफरेंट आरपी टेक्निक्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको हम अगर हम बात करें कि बहुत सारी टेक्निक है जो मार्केट में अवेलेबल है, लार्ज नंबर ऑफ टेक्निक्स और मशीन्स आर ऑलरेडी डेवलप्ड इन द रिसर्च रैपिड प्रोटोटाइपिंग एरिया। तो देयरफॉर क्लासिफिकेशन को हम दो तरीके से बांटते हैं। तो क्लासिफिकेशन को यानी कि उसकी प्रक्रिया के आधार पे दो पर्सपेक्टिव होते हैं, ये कह सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव है कि द वे मटेरियल इज़ क्रिएटेड, यानी कि जिस तरीके से मटेरियल क्रिएट हो रहा है उस टेक्निक को यूज़ करें या सॉलिडिफाई कर रहे हैं मटेरियल को। दूसरा तरीका है द वे शेप इज़ जनरेटेड, तो किस तरीके से शेप जो जनरेट किया जा रहा है उस प्रोडक्ट का आकार जो बनाया जा रहा है उसके आधार पे। और दूसरा तरीका है किस तरीके से मटेरियल को बनाया जा रहा है, ठीक है, या सॉलिडिफाई किया जा रहा है। तो वो दो पर्सपेक्टिव होते हैं, दो बिंदु होते हैं जिसके आधार पे हम टेक्निक यूज़ करते हैं अलग अलग। तो ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ़ टेक्निक्स हैं जो अभी R&D स्टेज में है, जिसका रिसर्च चल रहा है, और कुछ जो है कंसेप्चुअल स्टेज में है जिसके बारे में सोचा जा रहा है कि जो टेक्निक हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं आगे। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द आरपी बेस्ड ऑन लेयरिंग टेक्निक, तो लेयरिंग टेक्निक बेसिकली आपने पढ़ाई है, परत बाय परत हम उसको स्लाइसिंग करते हैं। तो ये 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। तो ये देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आरपी बेस्ड ऑन लेयरिंग टेक्निक। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे टेबल में। तो 2D है, तो 2 डायमेंशनल लेयर बाय लेयर टेक्निक है नंबर 1। दूसरा है आपका डायरेक्ट 3 डायमेंशनल टेक्निक। तो दो टेक्निक है आपकी, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल टेक्निक में क्या यूज़ करते हैं, जो बेसिक एलिमेंट क्रिएशन होता है वो पॉइंट के आधार पे होता है, बिंदु के आधार पे होता है। और जो हम कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स को, तो नेचर ऑफ द कनेक्टिविटी है वो डिस्क्रीट भी हो सकती है, यानी कि डिस्क्रीट का मतलब कोई रैंडम हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट किया, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट ऐसे, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन दूसरा कनेक्शन का सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस, यानी कि पॉइंट्स को लगातार कंटिन्यूटी से ऐसे कनेक्ट करते जा रहा है, ठीक है, दैट इज अ कंटिन्यूस कनेक्टिविटी। तो इसमें जो 2 डायमेंशन में हम डिस्क्रीट में यूज़ करते हैं, डिस्क्रीट में जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, आपका स्टीरियोलिथोग्राफी जो बहुत ही फेमस है, प्रचलन में STL बोलते हैं। फिर आपका है थर्मल पॉलीमराइजेशन, फॉइल पॉलीमराइजेशन, सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, सेलेक्टिव पावर बाइंडिंग, बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली हमको इसमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है, स्टीरियोलिथोग्राफिक पढ़ना है, सेलेक्टिव लेज़र सिंट्रिक पढ़ना है, और आपका बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है डिस्क्रीट में। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट करते हैं कनेक्टिविटी, तो इस तरीके से हम समझेंगे। कंटिन्यूस में भी हम स्टेरोलिथोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम फ्यूज्ड डेपोजिशन मॉडलिंग का भी यूज़ करते हैं, शेप मेल्टिंग का भी यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली वही स्टेरोलिथोग्राफी और फ्यूज डेपोजिशन इन FDM का हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, एक तो पॉइंट बेस हो गया, दूसरा आपका हो गया लेयर बेस, ठीक है। तो लेयर बेस मतलब परत के आधार पे, तो परत है उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट होगा तो उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो परत के आधार पे अगर हम क्लासिफाई करें तो नंबर 1 इज़ लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। फिर आपका आता है सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग बोलते हैं। फिर आपका आता है रेपिटेटिव मास्किंग एंड डिपॉजिटिंग टेक्निक। तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन अगर आ जाता है तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट 3 डायमेंशनल टेक्निक है, उसमें भी हम पॉइंट हो सकता है, सरफेस हो सकता है, वॉल्यूम, तो 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पॉइंट में सिंपल है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो इसमें हम 3 डायमेंशन में क्या यूज़ करते हैं, बीम इंटरफेस सॉलिडिफिकेशन यूज़ करते हैं, या बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस में स्टूडेंट्स पॉइंट में ही फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग या शेप मेल्टिंग का यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं 2D में भी ये यूज़ कर सकते हैं हम, 3D में भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सरफेस में स्टूडेंट्स हम होलोग्राफिक इंटरफेरेंस का यूज़ करते हैं सॉलिडिफिकेशन के लिए, और वॉल्यूम में हम प्रोग्रामेबल मोल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो होप आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा।
तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अनदर क्लासिफिकेशन another classification is आरपी बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ द रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, कच्चा माल यूज़ कर रहे हैं, और एनर्जी जो रिसोर्सेज है, जो ऊर्जा का स्रोत है, उसके आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का स्टेट क्या है? तो लिक्विड हो सकता है मटेरियल। तो लिक्विड के आधार पर हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं? तो स्टेट ऑफ द रॉ मटेरियल मतलब उसका स्टेट क्या है, अवस्था क्या है। तो लिक्विड है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी हम दो तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं। नंबर वन इज़ फोटोपॉलीमर्स, अगर हम फोटोपॉलीमर्स का यूज़ कर रहे हैं। नंबर टू इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर का यूज़ कर रहे हैं। नंबर थ्री इज़ नॉन मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं। नंबर फोर इज़ मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो हम मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, जो सिद्धांत यूज़ करते हैं फोटोपॉलीमर्स में, हम वो क्या यूज़ करते हैं? लिक्विड फोटोपॉलीमराइजेशन यूज़ करते हैं। और इसमें थर्मोसेटिंग पॉलीमर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो मैकेनिज्म सिद्धांत यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड थर्मल पॉलीमराइजेशन। और नॉन मेटल्स में हम यूज़ करते हैं मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। मेटल्स में हम मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, इसमें भी यही यूज़ करते हैं। तो इसमें जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा का स्रोत होता है, वो क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करते हैं, जिसकी सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जो लाइट, जो प्रकाश जिसका वेवलेंथ सिंगल हो। और दूसरा आपका एनर्जी यूज़ कर सकते हैं लाइट का, प्रकाश का यूज़ करते हैं जिसमें दो फ्रिक्वेंसी हो। तो मोनोक्रोमेटिक सिंगल फ्रिक्वेंसी वाला लाइट, और दूसरा टू फ्रिक्वेंसी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपका, अगर हम लिक्विड थर्मल पॉलीमराइजेशन यूज़ करें तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है थर्मल, तो हम यहाँ पे एनर्जी क्या यूज़ करेंगे? हीट एनर्जी यूज़ करेंगे। और नॉन मेटल्स में भी हम मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, मेटल्स में भी हम जो एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत है, वो हम हीट ही यूज़ करते हैं। तो होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद जो ये तो एनर्जी टाइप होगा। एनर्जी सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहाँ से मिलेगी? वो लैंप हो सकता है, लेज़र बीम हो सकता है, या होलोग्राफी हो सकता है। तो इन तीनों से आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल सकती है। उसके बाद दो फ्रिक्वेंसी वाली जो प्रकाश है वो हम कहाँ से यूज़ करेंगे? टू लेज़र बीम, यानी दो लेज़र बीम का यूज़ कर सकते हैं। हीट कहाँ से मिलेगी? लेज़र बीम से हीट मिल सकती है। उसके बाद हीटेड नोजल से हम हीट का प्रयोग कर सकते हैं नॉन मेटल्स में। मेटल्स में हम इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करते हैं हीट के लिए, या लेज़र बीम का यूज़ कर सकते हैं, या ईसीएम का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज का यूज़ करते हैं। तो ईसीडी बोल सकते हैं इसको। तो बेसिकली इसमें जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, जो प्रक्रम होता है, वो क्या होता है? सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक में अगर हम लैंप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फोटोपॉलीमर्स में हम लिक्विड फोटो पॉलीमराइजेशन यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर रहे हैं। और अगर इसमें हम जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं, लैंप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो टेक्निक यूज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड एज एसजीजी, इसको हम बोलते हैं सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग। और लेज़र बीम का यूज़ कर रहे हैं तो स्टेरोलिथोग्राफी, और होलोग्राफी का यूज़ कर रहे हैं तो हम होलोग्राफिक इंटरफेरेंस सॉलिड बोलते हैं। अगर टू लेज़र बीम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बीम इंटरफेरेंस सॉलिडिफिकेशन मेथड। अगर हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं, उसमें हीट का, लेज़र बीम का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल स्टेरोलिथोग्राफी, इन शॉर्ट TSTL बोलते हैं। अगर हम नॉन मेटल में इसी तरीके से अगर हम हीट यूज़ कर रहे हैं और हीटेड नोजल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो FDM का टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, या फिर बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर उसके बाद आपका मेटल में अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क यूज़ कर रहे हैं तो शेप मेल्टिंग होता है। अगर लेज़र बीम यूज़ कर रहे हैं तो FDM का यूज़ करेंगे, और ECD का यूज़ कर रहे हैं तब भी हम FDM का यूज़ करते हैं। तो होप आप लोग को क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द RP बेस्ड ऑन द स्टेट। यानी कि अभी तक हमने देखा लिक्विड था तो इस तरीके से यूज़ कर रहे थे। अब हम देखेंगे अगर सॉलिड है मटेरियल तो वो कैसे यूज़ करेंगे। तो सॉलिड के केस में दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। जो टाइप हो सकता है प्रकार, थिन शीट्स एंड फॉइल्स हो सकते हैं। और दूसरा सॉलिड क्या हो सकता है? पतली पतली परतें, और यानी कि चादर टाइप का हो सकता है। दूसरा जो सॉलिड है वो सेमी पॉलीमराइज्ड प्लास्टिक फॉइल्स हो सकते हैं, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। उसके बाद जो मैकेनिज्म हम इसमें सिद्धांत यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिव ग्लूइंग एंड कटिंग। और सेमी पॉलीमराइज्ड प्लास्टिक फॉइल का यूज़ करते हैं तो उसमें हम उसको बोलते हैं फॉइल पॉलीमराइजेशन। इसमें जो एनर्जी का प्रकार यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एडिसिव बॉन्डिंग एंड कटिंग। और फॉइल पॉलीमराइजेशन में जो एनर्जी का प्रकार यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज लाइट। तो ये कहाँ से मिलेगा हमें? उसका जो स्रोत होता है वो क्या होता है? ग्लू एंड लेज़र बीम।
और इसमें जो लाइट हमें मिलती है वो उसमें हम लैम्प का यूज़ करते हैं। प्रक्रिया क्या यूज़ करते हैं इसमें हम जो प्रक्रिया यूज़ करते हैं उसका टेक्निक का नाम होता है लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें अगर हम लैम्प का यूज़ कर रहे हैं सॉलिड में ही और वो सेमी पॉलीमराइज्ड प्लास्टिक फॉइल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं प्रोसेस का सॉलिड फॉइल पॉलीमराइजेशन, SFP। उसके बाद अगर हम पाउडर की बात करें, अगर स्टेट आपका पाउडर के फॉर्म में मटेरियल है, सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, पाउडर है, तो पाउडर के केस में हम दो प्रकार जो हो सकता है वो सिंगल कंपोनेंट का पाउडर हो सकता है, कोटेड पाउडर भी हो सकता है, या वन कंपोनेंट एंड वन बाइंडर हो सकता है। जिस बाइंडर का मतलब जिससे पाउडर जुड़ता है एक दूसरे से, बॉन्डिंग बनाता है। फिर उसके बाद सिंगल कंपोनेंट अगर है तो हम वहाँ पे सेलेक्टिव सेंटरिंग का यूज़ करते हैं। अगर कोटेड पाउडर है वहाँ पे भी हम सेलेक्टिव सेंटरिंग का यूज़ करते हैं। अगर वन कंपोनेंट और वन बाइंडर है तो वहाँ पे हम सेलेक्टिव पाउडर बॉन्डिंग का यूज़ करते हैं मैकेनिज्म में। तो दोनों में हम सिंगल कंपोनेंट, कोटेड पाउडर, दोनों में हम हीट का यूज़ करते हैं, उष्मा का यूज़ करते हैं। और ये उष्मा कहाँ से मिलती है हमें? लेज़र बीम से मिलती है। तो हीट सिंगल कंपोनेंट और कोटेड कंपोनेंट दोनों में जो टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग, SLS। ठीक है। और उसके बाद पाउडर की बात करें तो वन कंपोनेंट और वन बाइंडर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या यूज़ करेंगे? सेलेक्टिव पाउडर बॉन्डिंग। और वहाँ पे हम जो एनर्जी का प्रकार यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। और जो एनर्जी, ये केमिकल बॉन्ड एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? फाइन ड्रॉपलेट बीम ऑफ द बाइंडर लिक्विड। बाइंडर लिक्विड हम बनाते हैं, उसका फाइन ड्रॉपलेट की बीम एक पास कराते हैं जिससे हमारा केमिकल बॉन्ड बनता है, उस एनर्जी मिलती है। तो यही टेक्निक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्ड वाली। यही टेक्निक हम इसमें किसमें यूज़ करते हैं, जो बहुत ही आजकल प्रचलन में है, दैट इज़ कॉल्ड एज 3D प्रिंटिंग और MIT प्रोसेस या फिर सेलेक्टिव पाउडर बाइंडिंग। तो इस तरीके से हम इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, स्टेप्स इन RPT। इस RPT में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक, RPT का मतलब होता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक। तो उसमें जो चरण होते हैं तो बेसिकली ये हमने 5 चरणों में इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो पहला है क्रिएशन ऑफ द कैड मॉडल ऑफ द पार्ट डिज़ाइन, यानी जो हमें डिज़ाइन बनानी है उसका एक कैड मॉडल बनाएंगे कैड सॉफ्टवेयर पे, अगर नहीं बना है तो। उसके बाद उस कैड मॉडल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? STL फाइल में, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। फिर उसके बाद उस STL फाइल को हम स्लाइस करेंगे, थिन पतली पतली परतों में उसको काटेंगे। उसके बाद ये सारा का सारा कुछ जो मॉडल आपका 3D मॉडल सॉफ्टवेयर बना है, सॉफ्ट मॉडल या 3D मॉडल जो आपका बना हो उसको ही हम कटिंग करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग द पार्ट लेयर बाय लेयर, उसके बाद हम लेयर बाय लेयर पार्ट को सजाएंगे, बिल्ड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। फिर उसके बाद आपका पोस्ट प्रोसेसिंग और फिनिशिंग और ज्वाइनिंग होगा। तो इस तरीके से हम स्टेप्स, इस सारे स्टेप्स से हम RP टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कैड पार्ट मॉडल है, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर पे बना हुआ है। फिर उसके बाद पार्ट का ओरिएंटेशन देख रहे हैं, उसका सपोर्ट डिज़ाइन देख रहे हैं, यानी ये प्री प्रोसेसिंग ऑफ कैड डेटा है जो मैं बता रहा हूँ। तो पार्ट ओरिएंटेशन देखेंगे कि वो उसका एंगल वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। सपोर्ट डिज़ाइन कन्वर्जन टू STL, सपोर्ट डिज़ाइन है। फिर उसके बाद कन्वर्जन टू STL फॉर्मेट, इस कैड मॉडल को हम STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि STL फाइल उसकी बन जाए। तो इस तरीके से आपकी एक STL फाइल बन के तैयार हो जाएगी। उस STL फाइल को हम फर्दर क्या करेंगे? उसकी स्लाइसिंग करेंगे, यानी परतों में बांटेंगे, स्कैनिंग करेंगे, हैचिंग करेंगे, उसकी मोशन डिज़ाइन यानी उसका मोशन कैसे होगा उसकी डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है SLI फाइल। फिर उसके बाद आता है फाइनल आपका GMP सिस्टम, यानी कि आपका जो आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, जनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग को भी यहाँ पे बेसिकली आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से आपका प्रोटोटाइप बन के तैयार होगा। तो होप आप लोग को ये स्टेप्स RPT के समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स, होप आज की वीडियो में आप लोग को सीखने को मिला है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ और टेक्निक्स RP से रिलेटेड। और पढ़ाई करते रहें, वीडियो ज़रूर देखें। और डेली मेरी वीडियो 10 AM पब्लिश होती है। और घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।